हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बैंक के वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, अगर आपको 480 प्लस मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। और दोस्तों, ये क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस बैंक का 11वां पार्ट है। इससे पहले वाले सभी पार्ट नहीं देखे हैं ना, तो आप लोग सभी पार्ट को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बारी बारी से देख सकते हैं। लिंक दिया गया है या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। और दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना, आप लोग को लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जाना है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है क्रीमिया का युद्ध, या फिर ऑप्शन बी है सेडोवा का युद्ध, और ऑप्शन सी है प्रसा डेनमार्क का युद्ध, या फिर सेडोन का युद्ध। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा सेडोन के युद्ध के बाद जो है ना, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी, इसे आप लोग को याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देखना है। क्वेश्चन से रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मेजिनी, या फिर गैरीबाल्टी, और ऑप्शन सी है विक्टर एमेनुएल, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मुसोलिनी। तो दोस्तों, यंग यूरोप का जो संस्थापक थे ना, मेजिनी थे। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये मेजिनी का संबंध जो है ना, कार्बोनरी संगठन से था, इसे आप लोग को याद रखना है। मेजिनी का संबंध जो है ना, कार्बोनरी संगठन से था। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए में आपका दिया तुर्की को, या फिर इटली को, और ऑप्शन सी इंग्लैंड को, या फिर फ्रांस को। तो दोस्तों, यूरोप का मरीज जो है ना, तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, प्रश्न ये करा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1815 ईस्वी में, या फिर 1818 ईस्वी में, या फिर 1820 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1848 ईस्वी में। तो दोस्तों, वियना कांग्रेस जो है ना, 1815 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मेजिनी, और ऑप्शन बी है गैरीबाल्टी, और ऑप्शन सी है लेनिन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बिस्मार्क। तो दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार जो है ना, बिस्मार्क थे, या फिर यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बिस्मार्क, यानी कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन थे? बिस्मार्क थे। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा, क्वेश्चन से कराए कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन ए में आपको बिस्मार्क का, या फिर मेजिनी का, या फिर काउर का, या फिर गैरीबाल्टी का। तो दोस्तों, इटली के एकीकरण में जो है ना, बिस्मार्क का संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो दोस्तों, ऑस्ट्रिया देश था, इसे आप लोग को याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए में आपको देखो संघीय शासन व्यवस्था, और ऑप्शन बी है संवैधानिक राजतंत्र, और ऑप्शन सी है गणराज्य, या फिर अधिनायकवाद। तो दोस्तों, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो है ना, संवैधानिक राजतंत्र शासन स्थापित हुआ, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देखना है, कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ काउंट काबूर, और ऑप्शन बी है बिस्मार्क, और ऑप्शन सी है गैरीबाल्टी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मेजिनी। तो दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है ना, कौन यहाँ पे उत्तरदायी था? दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है ना, बिस्मार्क उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न को देखना है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। ऑप्शन ए में आपको दिया फ्रैंकफर्ट की संधि, और ऑप्शन बी है पेरिस की संधि, और ऑप्शन सी है वियना कांग्रेस की संधि, और ऑप्शन डी में आपका दिन में से कोई नहीं। तो दोस्तों 1871 में जो है ना किसकी संधि हुई थी वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों 1871 में जो संधि हुई थी ना रूस किसकी संधि हुई थी, काफी महत्वपूर्ण है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखना है, काफी महत्वपूर्ण है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया क्रोमिया का युद्ध, या फिर ऑप्शन बी है सेडोवा का युद्ध, या फिर प्रसा डेनमार्क का युद्ध, और ऑप्शन डी है सेडाउन का युद्ध। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे जो है ना किसका युद्ध के बाद जो है ना जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा क्रीमिया का युद्ध, या फिर सेडोन का युद्ध, या फिर प्रसा डेनमार्क का युद्ध, या फिर सेडोन का युद्ध। तो दोस्तों देखिएगा सेडोन के युद्ध के बाद जो है ना जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये कराए कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया 1861 ईस्वी में, या फिर 1862 ईस्वी में, या फिर 1863, या फिर 1864। तो दोस्तों रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है ना 1861 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न को जो है ना अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न को देखना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। ऑप्शन ए में आपका जो पीने का बर्तन, या फिर पानी रखने का मिट्टी, और ऑप्शन सी है रूस का सामंत है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रूस का सम्राट। तो दोस्तों रूस में जार का अर्थ जो होता है ना रूस का सम्राट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ऑप्शन ए में आपका दिया रूस और इटली के बीच, या फिर रूस और फ्रांस के बीच, और ऑप्शन सी है रूस और इंग्लैंड के बीच, या फिर रूस और जर्मनी के बीच। तो दोस्तों बेस्ट लिटोवस्क की संधि जो हुई थी ना रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ रूस और जर्मनी के बीच, यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि अब पता है कि यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट VBI प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और आज के इस वीडियो में हम लोग 2011 से लेकर 2021 के सभी पूछे जाने वाले प्रश्न को आज के इस वीडियो में देख रहे हैं। और दोस्तों 2021 से लेकर 2011 से लेकर 2021 के बीच अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, या फिर नोट कॉपी में नोट करके उसे याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग काफी महत्वपूर्ण है सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस लाए हैं ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत ही मदद करेगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्या कराए कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन ए में आपको दिया फ्रांसीसी, या फिर शासक वर्ग, और ऑप्शन सी है कॉलोन, और ऑप्शन डी में आपका दिया जनरल। तो दोस्तों हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को जो है ना कॉलोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया 1920 ईस्वी तुर्की, या फिर 1920 ईस्वी अरब, और ऑप्शन सी 1920 ईस्वी फ्रांस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1920 ईस्वी नागपुर। तो दोस्तों भारत में खिलाफत आंदोलन जो है ना कब और किस देश के शासक समर्थन में शुरू हुआ था। तो दोस्तों 1920 ईस्वी तुर्की जो है ना इसमें एथी हुआ था, मतलब समर्थन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, और किस यात्रा से शुरू हुआ था, दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखना है जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया 1929 लाहौर में, या फिर 1931 कराची में, या फिर 1933 कोलकाता में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1937 बेलगाम में। तो दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है ना
कांग्रेस के कब हुआ था कि यहाँ पे लाहौर में हुआ था, ठीक है। और कौन सा अधिवेशन में हुआ था, मतलब कब हुआ था, 1929 में हुआ था। और कौन सा अधिवेशन में हुआ था, लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है ना केवी हेडगेवार ने किए थे। कब किए थे, 1925 में किए थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बारदोली किसान आंदोलन के दौरान, या फिर अहमदाबाद के दौरान, या फिर खेरा किसान आंदोलन के दौरान, या फिर चंपारण किसान आंदोलन के दौरान। तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन ए में आपका 1916 ईस्वी में, या फिर 1917 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1918 ईस्वी में, या फिर 1919 ईस्वी में। तो दोस्तों रंपा विद्रोह जो है ना 1916 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि वैदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद ने, या फिर रामकृष्ण परमहंस ने, और ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो दोस्तों वैदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था ना स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है थोरियम, या फिर रेशम, या फिर सोना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कोयला। तो दोस्तों झारखंड के झरिया क्षेत्र में जो है ना मुख्यतः कोयला पाया जाता है। और दोस्तों कोयला चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, और तीसरा होता है लिग्नाइट, और चौथा होता है पीट। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत का कन्हा परेड, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में आपको दिया शेर के लिए, या फिर बाघ के लिए, या फिर हिरण के लिए, या फिर हाथी के लिए। तो दोस्तों भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क जो है ना ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। यानी कि किससे, कौन सा आंदोलन से। ऑप्शन ए में आपका दिया गंगा बचाओ आंदोलन से, या फिर यहाँ पे दूध घाटी आंदोलन से, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन से, या फिर साइलेंट घाटी परियोजना से, या फिर आंदोलन से। तो दोस्तों डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जो है ना नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि भारत में किस खनिज का अभाव है, यानी कि कमी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया अभ्रक खनिज का, या फिर बॉक्साइट खनिज का, या फिर लोहा खनिज का, या फिर लेड खनिज का। तो दोस्तों भारत में जो है ना लेड खनिज का अभाव है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रश्न को देखना है कि सुंदर वन है। ऑप्शन ए में आपका देखो कर्नाटक में, या फिर पश्चिम बंगाल में, या फिर केरल में, या फिर महाराष्ट्र में। तो दोस्तों सुंदर वन जो है ना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया जिम्मरमैन ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने, या फिर संदीप पांडे ने, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। तो दोस्तों जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, प्रश्न को देखना है कि पीतल बनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका जो तांबे से, या फिर जस्ते से, और ऑप्शन सी है तांबे और जस्ते दोनों से, और ऑप्शन डी में आपका जो तांबा जस्ता और टीन से। तो दोस्तों पीतल जो है ना तांबे और जस्ता का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि किस कहाँ पे जो है ना सर्वाधिक वर्षा होती है, पूर्णिया में, या फिर चेरापूंजी में, या फिर कोची में, या फिर माउसीराम में। तो दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो
यहाँ पे थी है ना माओसीराम है, यानी कि माओसीराम में जो ना सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो दोस्तों भारत का सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है ना, सबसे कम वर्षा लेह में होती है और सबसे ज्यादा वर्षा जो है ना माओसीराम में होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न को देखना है कि हीराकुंड बांध है, यानी कि कहाँ पे जो ना हीराकुंड बांध मौजूद है। ऑप्शन ए में आपका कर्नाटक में, या फिर तमिलनाडु में, और ऑप्शन सी है बिहार में, या फिर उड़ीसा में। तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है ना ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया न्यूयॉर्क में, या फिर पेरिस में, या फिर मॉस्को में, और ऑप्शन डी में आपका दिया उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ना दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन? दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में हमें देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यानी कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए में आपको तो गुजरात में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर छत्तीसगढ़ में, या फिर महाराष्ट्र में। तो दोस्तों तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ना महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड यहाँ पे आप लोग को दे के चलते हैं, जो भी स्टूडेंट अभी तक जो है ना टेस्ट को नहीं दे रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट जो है ना टेस्ट को देना है। और टेस्ट का रिजल्ट जो है ना हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जो है ना टेस्ट का रिजल्ट डाल रहे हैं। अभी तक जो भी स्टूडेंट टेस्ट नहीं देते हैं, तो 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मॉर्निंग टाइम में टेस्ट होता है। जो भी स्टूडेंट आज का टेस्ट नहीं दिए हैं तो अभी भी समय है, तो फटाफट से टेस्ट दीजिएगा। तो टेस्ट को कैसे देना है आप लोग को अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर लेके चलते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं कि टेस्ट कैसे दिया जाता है। तो दोस्तों टेस्ट देने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च इंजन या वेब एड्रेस में यहाँ आपको सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मेजर टारगेट सर्च करते हैं ना, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मेजर टारगेट के जो है ना यहाँ पे इसमें लिंक में क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप जो है ना फ्री में ऑनलाइन टेस्ट फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो पढ़ाई करते ही है, तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए जो है ना ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो विज्ञापन को बंद कर देना पड़ेगा। तो इसको बंद कर देंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट चलता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइव टेस्ट नहीं दिए हैं ना, तो यहाँ पे 16 जनवरी का फटाफट से संस्कृत का लाइव टेस्ट दे सकते हैं। इसका रिजल्ट जो है ना हम प्रकाशित कर देते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और इनके साथ साथ टेलीग्राम चैनल में। तो दोस्तों आप जो है ना फटाफट से टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और दोस्तों PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, और यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं सभी सब्जेक्ट के। और यहाँ पे जो है ना आप लोग को MBBS सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएगा, और फ्री में PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।